किंग मेकर के पिछले अंक में आपने देखा कि कैसे देश में महंगाई के साथ साथ इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती चली जा रही थी। वहीं इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की कंपनी मारुति उद्योग को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे थे। भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार के खिलाफ खड़ी विरोधी पार्टियों ने अपने सवालों का जवाब समाजवादी लीडर जयप्रकाश नारायण यानी जेपी में देखा, जहां इंदिरा के विरोधी जेपी मूवमेंट का समर्थन करने लगे थे, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री और सांसद का पद अवैध करार दिया। चारों तरफ से घिरी हुई इंदिरा ने 25 जून 1975 के दिन राष्ट्रपति के माध्यम से देश में इमरजेंसी लागू करवा दी। अब आगे प्रधानमंत्री हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हमारे रक्षा मंत्री इमरजेंसी से ज्यादा खुश नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका मंत्री पद भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। संविधान में एक नया संशोधन कराइए कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इमरजेंसी हटा सकता है और ना ही प्रधानमंत्री को अपने पद से। ऐसे वक्त में हम अपने ही घर में मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष से समझौता नहीं करना चाहती क्योंकि ये उन्हें कमजोर बना देगा। इमरजेंसी का विरोध धीरे धीरे बढ़ रहा है। पुलिस की बढ़ती ताकत और ताकत का गलत इस्तेमाल। अब हम दुनिया में एक तानाशाह देश की शक्ल में देखे जा रहे हैं। एकता के बिना मेरा समर्थन नहीं। पार्टी का विलय बहुत मुश्किल है। अगर आज भी समझौता नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। चौधरी साहब को नई पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। टिकट देने का निर्णय वो और मैं मिलकर करेंगे। अब समय आ गया है इंदिरा गांधी की सरकार के गिरने का। मेरे चारों ओर दुनिया टूटकर बिखर रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन काल में कभी ये वापस जुड़ पाएगी। मैं देश के लोकतंत्र को मजबूत करने चला था और इसके बजाय मैं लोकतंत्र की मौत का गवाह बन गया हूँ। इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने सर पर लेनी होगी। मुझे पता था कि प्रधानमंत्री हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो मुझे हराने के लिए लोकतंत्र को ही खत्म कर देंगे। कहाँ हैं वो सब लोग जो मुझे देश की आखिरी आशा कहते थे? शायद अब वो मुझे इस विपदा का दोषी ठहराते हैं। शायद वो कहते हैं कि मैंने चारों ओर से श्रीमती गांधी को घेर कर उनके पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। लेकिन शायद कुछ लोग अभी भी मेरा सपोर्ट करते हैं। वही इस देश का भविष्य है। भारत इस तानाशाही की कब्र से फिर उभरेगा, चाहे उसे कितना समय लगे। नमस्कार। 1975 में इमरजेंसी लागू कर इंदिरा गांधी ने देश और दुनिया को चौंका दिया था। भारत सरकार अब बहुत शक्तिशाली थी, कुछ भी मनमानी कर सकती थी। इमरजेंसी के पहले ही हफ्ते में करीब 14,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। कौन थे ये लोग? जेपी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अशोक मेहता और चंद्रशेखर जैसे नामी गिरामी नेता और लगभग विपक्ष की सभी बड़ी शख्सियतें अब जेल में थी। इमरजेंसी खत्म होने तक करीब 1 से 1.5 लाख लोग सलाखों के पीछे थे। इमरजेंसी के नाम पे हर उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस का विरोधी था, और कई बार तो विरोधी होना भी जरूरी नहीं था। बरसों पहले भी
अगर किसी ने इंदिरा गांधी या उनके समर्थकों के खिलाफ कुछ काम किया था तो वह इमरजेंसी में जेल में था और सबूत की जरूरत ही नहीं थी। शक के बिना पर भी लोग जेलों में ठूंस दिए गए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। एक ही झटके में इंदिरा गांधी ने जेपी मूवमेंट को तोड़कर रख दिया था। जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे उन्होंने भी खुले तौर पर विरोध करना बंद कर दिया। कांग्रेस के नेता तो अब उनका आदेश बगैर किसी सवाल के मानने तक को तैयार थे। अब कुछ गिने चुने लोग ही उनका विरोध करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। इमरजेंसी के बाद इन सब जो पार्टीज थी, इनमें से बहुत सारे जो इनके लीडर थे उनको तो जेल में डाल दिया गया था। तो काफ़ी इनकी नेचुरली पोजीशन जो थी वो कमज़ोर हो गई थी। पर असर ये हुआ इमरजेंसी का कि वो लोग जब निकले तो एक तरह से हीरो बन के निकले, क्योंकि फिर उनके पास ये था कि हम इमरजेंसी में सफ़र करके आए। लेकिन इमरजेंसी एक पागल घोड़े पर सवारी की तरह थी, जिस पर चढ़ना तो आसान था लेकिन उतरना बेहद मुश्किल। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा तो दी थी, लेकिन अब वो खुद उस इमरजेंसी में कैद हो गई थी। इस ताकत के प्रदर्शन से उनके कई पुराने समर्थक उनसे दूर होते जा रहे थे। दूसरी ओर उनके बेटे संजय गांधी के साथ साथ ऐसे नए लोग शक्तिशाली होते जा रहे थे जो इमरजेंसी से मिली ताकत का बेझिझक इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे इमरजेंसी पूरे देश का चेहरा बदल रही थी। शासन सख्त हो गया है, पुलिस चुस्त हो चुकी है, तकरीबन सभी बड़े लीडर सब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई बचा है? जॉर्ज फर्नांडिस, वो अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस के मुताबिक वो देश भर में सबोटाज और विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सपोर्टर्स डायनामाइट इकट्ठा कर रहे हैं जिससे पुल और सड़कें उड़ाई जा सके। ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना ही होगा। जी। और कुछ? ज्यादातर अपोजिशन अब चुप है, सिर्फ आरएसएस के लोग थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और फिर स्वर्ण सिंह का मसला भी तो है। क्या लगता है हमारे रक्षा मंत्री इमरजेंसी से ज्यादा खुश नहीं? मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने दोस्तों के सामने ये कहा है कि हमारी थानेदारी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका मंत्री पद भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इतनी छोटी सी बात पर एक मंत्री को तो हटाया नहीं जा सकता मैम। ये बहुत ही खतरों से भरा वक्त है। ऐसे वक्त में हम अपने ही घर में मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बाकी देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? सब शांत है मैम। इमरजेंसी को लेकर आम जनता कोई बहुत ज्यादा खिलाफ दिखाई नहीं दे रही है। जिंदगी भी सड़कों पर अपनी रफ्तार से चल रही है। गुड। लेकिन अब हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। देखिए, लोग इमरजेंसी तब तक स्वीकार करेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि इससे देश के स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। अब हमें एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिससे देश की आर्थिक स्थिति संभले। आपकी सोच में ऐसा क्या प्रोग्राम है? अरे, गांवों में गरीबी हटाने का प्रोग्राम, गरीब किसानों का कर्ज माफ करना, न्यूनतम वेतन को बढ़ाना, बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, गरीबों को जमीन देना। हमें इस तरह की योजनाएं शुरू करनी होंगी। इमरजेंसी की ताकत से हम शहरों में भी विकास ला सकते हैं।
हम जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें गिरा सकते हैं, अपराध कम कर सकते हैं। जनता को इमरजेंसी से तब तक आपत्ति नहीं होगी जब तक उन्हें लगेगा कि सरकार पहले से बेहतर काम कर रही है। ट्रेनें समय से चलनी चाहिए। इस साल मॉनसून भी अच्छा हुआ है, अनाज के दाम भी गिरेंगे। ऐसी अच्छी खबरें जनता तक पहुंचती रहनी चाहिए। जी। और संविधान में एक नया संशोधन कराइए कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इमरजेंसी हटा सकता है और ना ही प्रधानमंत्री को अपने पद से। मैं इन सब बातों पर एक मेमो बनाकर आपके पास भिजवा देता हूँ। आप ऐसा करें, ये सारी फाइल्स मेरे पास भिजवा दें। मैं फाइल्स को पढ़कर बाद में इनको भिजवा दूंगा। ठीक है। जनता को उसके जनतांत्रिक अधिकारों के बदले इंदिरा गांधी ने उसे गरीबी से आजाद कराने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। सरकार इसे गांवों में तो लागू नहीं कर पाई, जहां गरीबी पहले की तरह ही बरकरार थी, लेकिन शहरों में इमरजेंसी की ताकत ने सरकार की कई मुश्किलें सुलझा दी। अपराध कम हो गए और सरकारी सेवाएं बेहतर हो गई। इन बदलावों की वजह से इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को मिडिल क्लास का सपोर्ट मिलने लगा। इमरजेंसी के दौरान सडनली एक पूरे देश में इतनी कड़ाई हो गई कि उसको डिसिप्लिन के तहत देखा गया कि डिसिप्लिन बहुत अच्छी हो गई और ट्रेनें टाइम से चलने लगी और बाकी सारी चीज़ें, लोग ऑफिस ठीक टाइम से जाने लगे। ये उसका एक एस्पेक्ट था। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, जो डेमोक्रेसी की का सबसे बड़ा पिलर है, वही जब ऐसे साए में, अंधेरे में आ गया, जिसके बाद कोई फ्रीडम की बात ही नहीं रह गई थी। तो जो एक जिसको कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, वो इंडिविजुअल फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन अपनी ही सरकार से, अपने ही लोगों से श्रीमती गांधी धीरे धीरे अलग पड़ने लगी थी। वो अलग थलग होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अत्यधिक सत्ता से पैदा होता है उस सत्ता के जाने का डर। और श्रीमती गांधी शायद इसी असुरक्षा की भावना, इसी डर से स्वयं को ग्रसित पा रही थी। और लोगों के सामने आने लगा मैडम गांधी का एक नया रूप, जिसमें वो अपने कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों, पार्टी के बड़े नेताओं की बजाय धीरे धीरे अपने बेटे संजय गांधी पर ज्यादा निर्भर होने लगी। नतीजा, संजय गांधी और उनका कॉकस या उनकी टोली सत्ता और संगठन पर हावी होने लगी। गांधी परिवार की तरह विपक्ष भी भविष्य की तैयारी कर रहा था। जेपी के अलावा इंदिरा गांधी के विरोध में राष्ट्रीय स्तर की 4 पार्टियां थीं, जिनके अधिकतर नेता अब जेल में थे। इनमें सबसे अहम थी मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ, जिससे 5 साल पहले टूटकर इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस आर बनाई थी। फिर थी चरण सिंह की भारतीय लोक दल या बीएलडी, जो हरित क्रांति में समृद्ध हुए किसानों के बलबूते पर ताकतवर हो रही थी। वो एक ऐसा माहौल था जिस माहौल में हर एक इंडिविजुअल जो सरकार के साथ नहीं है, वो इतने सस्पिशन के दायरे में था कि ऐसा लगता था जैसे वो देशद्रोही है, वो देश के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है। इमरजेंसी तो उसके पहले 71 के इलेक्शन में ही कांग्रेस वो ऑर्गेनाइजेशन तो लगभग ख़त्म ही हो गई थी और उनके बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए थे और भारतीय लोकदल में भी बहुत सारे आ गए थे, खासकर स्वतंत्र पार्टी के लोग आ गए थे। कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी रिक्विजिशनिस्ट, जिन्होंने रिक्विजिशन किया था मीटिंग को, इसलिए उसको कांग्रेस आर कहते हैं, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस बनी, वो मुख्य कांग्रेस के रूप में सामने आती है। अगली पार्टी थी जनसंघ, जो आरएसएस के सहयोग से राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उभरते हुए नेताओं का घर। आखिरी थी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस और राजनारायण जैसे नेता थे। हालांकि किसी को मालूम नहीं था कि इंदिरा गांधी कब इमरजेंसी हटाएंगी या इमरजेंसी कभी हटेगी भी या नहीं।
मगर एक बात जाहिर थी कि अगर वो दिन कभी आया तो बगैर एकता के विपक्ष कांग्रेस को इमरजेंसी के बावजूद हटा नहीं सकता था। इमरजेंसी के इम्पोजिशन से ये हुआ कि पार्टियां अब जो आपस में कोई बैर था वो ख़त्म हो गया। अब कहें कि पहले हम इमरजेंसी से लड़ लें या मिसेस गांधी की डिक्टेटरशिप से लड़ लें, फिर उसके बाद हम बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए उसका असर हुआ कि सारी अपोजिशन एक गुट हो गई। जेपी ने शुरुआत से ही सभी पार्टियों के विलय की पेशकश की थी। 1976 के दौरान सरकार ने धीरे धीरे कुछ नेताओं को रिहा करना शुरू कर दिया था। खराब स्वास्थ्य के कारण जेपी को तो नवंबर 1975 में ही रिहा कर दिया गया था। आजाद हुए नेता फौरन पार्टियों के विलय पर बातचीत करने में लग गए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक ही लक्ष्य होने के बावजूद हर पार्टी और हर लीडर स्थिति को अलग अलग नजरिए से देख रहा था। जबकि पार्टी विलय की बातें जनवरी 1976 की शुरुआत से ही चल रही थी, साल के अंत तक भी कोई हल नहीं निकल पाया। समझते नहीं है, कैसे काम चलेगा बताइए? देखिए, इस समय आपको शांति से सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? विलय की बात फिर अटक गई है। कांग्रेस वो इस बात को जितना खींचना चाहती है खींच रही है। अब क्या चाहिए उनको? वो चाहते हैं कि मोरारजी देसाई के जेल से रिहा होने तक इंतजार करें। उनको पता है आज विलय हुआ तो पार्टी का प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। अगर हमने मोरारजी के निकलने तक का इंतजार किया तो वो वरिष्ठता के नाते पार्टी पर कब्जा ही कर लेंगे। ये कांग्रेस ओ के नेता तो ऐसा ही सोचते हैं। उन्हें लगता है इंदिरा गांधी की पार्टी के बाद कोई दूसरी बड़ी पार्टी है तो वो है। हम सब तो छोटी मछलियां हैं। देखिए, सोशलिस्ट तो पहले ही कमजोर थे और जनसंघ के अधिकतर लीडर तो जेल में हैं। ऊपर से आरएसएस के ऊपर तो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए जनसंघ और सोशलिस्ट जो है विलय के लिए इतने बेचैन है। हाँ, असली समझौता तो हमारे और कांग्रेस ओ के बीच में ही होना है। उनके हिसाब से हम एक नई पार्टी हैं, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। नई पार्टी? हमारे बगैर उत्तर भारत कौन जीतेगा? हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये कौन जीतेगा? वो ये समझते हैं, इसलिए वो आपसे समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बहस से तंग हो चुका हूँ। मैं सोचता हूँ हमें मर्जर का आइडिया छोड़ ही देना चाहिए। वीएलडी को अकेले ही चलते रहने देना चाहिए। आपको लगता है कि हम अकेले ही पूरे अपोजिशन और इंदिरा गांधी से लड़ सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम अकेले हैं। अगर एक तरफ बात नहीं बनती तो दूसरी तरफ देखा जा सकता है। आपका मतलब है इंदिरा गांधी से समझौता? वो तो हम पिछले 1 साल से कर ही रहे हैं, पर इंदिरा गांधी किसी विपक्ष से बात करने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष से समझौता नहीं करना चाहती क्योंकि ये उन्हें कमजोर बना देगा। लेकिन अगर वो ऑपोजिशन को तोड़कर किसी एक पार्टी से समझौता करें तो ये शायद उन्हें फायदा ही देगा। आपका मतलब हम सोशलिस्ट, जहां तक कि कांग्रेस हो भी, जब तक मर्जर नहीं हो जाता तब तक कोई किसी का सगा नहीं है। हमें ख्याल रखना होगा कि आखिर में हम अकेले ही ना पड़ जाएं। तो आप क्या करना चाहते हैं? अभी के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमें हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। इमरजेंसी और देश में राजनीतिक तनाव के बावजूद विपक्षी पार्टियां 1976 के अंत तक बटी रही। आपसी टकराव, विचारों की लड़ाई और एक दूसरे पर शक होने की वजह से पार्टी विलय की संभावना कमजोर लग रही थी। इसी दौरान जहां विपक्षी पार्टियां अपने मतभेदों में व्यस्त थीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक दूसरे ही अंतर्द्वंद्व में फंसी हुई थी। एक तरफ 10 साल में पहली बार देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8% से ऊपर गया है। ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट इमरजेंसी से बहुत खुश हैं। कोई हड़ताल नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। यहाँ तक कि जेआरडी टाटा ने भी इमरजेंसी के समर्थन में बयान दिया है। शहरों में अपराध कम हुए हैं और कई जगह प्रशासन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन
इमरजेंसी का विरोध धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सारी गिरफ्तारियां, नसबंदी प्रोग्राम, पुलिस की बढ़ती ताकत और ताकत का गलत इस्तेमाल, यूरोप और अमेरिका के सिवा हमारा एक अकेला देश ऐसा है जहां लोकतंत्र है। आजादी से आज तक हम एशिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है। ये इस देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यह आपके पिता की धरोहर है और अब हम दुनिया में एक तानाशाह देश की शक्ल में देखे जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमें इमरजेंसी हटा लेनी चाहिए? अभी नहीं तो कब? आपने जिस कारणों से इमरजेंसी लगाई थी वो खत्म हो चुके हैं। इमरजेंसी का हर एक दिन देश को उस राह पर ले जा रहा है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। आप जा सकते हैं। एक तरफ कुछ लोग श्रीमती गांधी को इमरजेंसी हटाने की सलाह दे रहे थे, तो कुछ दूसरों का यह तर्क था कि इमरजेंसी अगर हटाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ही कमजोर पड़ सकते हैं। इस तबके का नेतृत्व कर रहे थे संजय गांधी और उनके समर्थक, जिनकी इमरजेंसी के दौरान ताकत काफी बढ़ी थी और वो अपनी ताकत को खोना नहीं चाहते थे। बहरहाल 1976 में कई लोगों को यह लगने लगा था कि अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर होगी, लेकिन फिर भी अचानक जनवरी 1977 में किस वजह से श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी हटाई, चुनावों की घोषणा की, विपक्षी दलों के नेताओं को रिहा किया, यह आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। शायद उनका मानना यह था कि विपक्षी दलों में एकता नहीं हो पाएगी, विपक्षी नेता एकजुट नहीं हो पाएंगे और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ये कहना मुश्किल है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन अचानक 18 जनवरी 1977 के दिन इंदिरा गांधी ने मार्च के महीने में चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को भी जेल से रिहा कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गलत उसको बताया कि अगर तुम इलेक्शन इस वक्त कराओगी तो तुम जीत जाओगी। ये उनकी गलत रिपोर्ट थी। चाहे उन्होंने जान के दी हो, ये तो मैं नहीं समझता कि जान के, लेकिन उन्होंने इस बात को कि भाई जीत सकते हैं उनका ख्याल था, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं था कि लोगों के दिल में कितना गुस्सा भरा है कि एक मौका आएगा तो उसको उखाड़ फेंकें। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद उनको फीडबैक ये भी आना शुरू हुआ होगा ज़रूर कि लोगों के मन में इमरजेंसी के ख़िलाफ़ एक भावना जो है वो बन रही है। तो उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह जो उन्होंने अपनाए, उसका जो पॉजिटिव असर था वो ख़त्म हो रहा है और इसका जो नेगेटिव असर भी हो रहा है। अब विपक्ष के पास चुनाव की तैयारी करने के लिए सिर्फ 50 दिन थे। 18 जनवरी 1977 के दिन इंदिरा गांधी ने मार्च के महीने में चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। अब विपक्ष के पास चुनाव की तैयारी करने के लिए सिर्फ 50 दिन थे। पार्टियों का विलय अब और टाला नहीं जा सकता था। जेपी ने भी किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विपक्षी पार्टियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इमरजेंसी हटाए जाने की घोषणा के अगले 48 घंटों तक सभी नेता समझौते पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। नहीं, आप सभी लोगों से स्पष्ट कह दीजिए कि मेरा समर्थन तभी मिलेगा जब आप सब लोग अपनी पार्टियों का विलय कर पाएंगे। एकता के बिना मेरा समर्थन नहीं है। पार्टी का विलय बहुत मुश्किल है चौधरी चरण सिंह और देसाई के बीच। मैं ये सब कुछ नहीं सुनने वाला। आप लोग आपस की लड़ाई में
पूरा 1 साल बर्बाद कर चुके हैं। अगर आज भी समझौता नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। चौधरी चरण सिंह को पार्टी में रखना है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, चौधरी साहब को नई पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर मैं उनके रास्ते से हट भी गया, मगर हमारी पार्टी के लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे। मगर अध्यक्ष नहीं तो उनकी कोई दूसरी मांग है। कौन सी? जैसे कांग्रेसों को हटाकर कोई दूसरी पार्टी बना दी जाए, कोई दूसरा नाम दे दिया जाए, जैसे BLD चुनाव चिन्ह लिया जाए। BLD क्या कहते हैं आप? ठीक है। देसाई जी पार्टी का नाम बदलने को तैयार है, जनता पार्टी कैसे रहेगा? ठीक है, लेकिन बदले में वो क्या चाहते हैं? वो पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष बने, लेकिन उपाध्यक्ष तो मैं ही रहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पार्टी में नंबर 2 कौन है। देखिए, चौधरी जी को उपाध्यक्ष तो बनाया जा सकता है, मगर पार्टी के कैंडिडेट्स का चुनाव मैं ही कर सकता हूं। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। टिकट देने का निर्णय वो और मैं मिलकर करेंगे। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, बंगाल, उनके बारे में चौधरी जी जानते ही क्या हैं? उनका दबदबा तो केवल उत्तर प्रदेश तक ही है। ठीक है, तो उत्तर भारत को मैं ही संभालूंगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल भी। ठीक है। ठीक है। और इस तरह जन्म हुआ जनता पार्टी का। लगभग सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता इस दल के सदस्य बन गए और जेपी के समर्थन और मार्गदर्शन में जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। जैसे रातों रात कांग्रेस का विकल्प और सत्ता का एक नया दावेदार भारत में खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले कि इंदिरा गांधी इस नई चुनौती के लिए संभल पाती, उनकी ताकत को एक और झटका लगने वाला था। देखिए, अब समय आ गया है इंदिरा गांधी की सरकार के गिरने का। अब तो केवल यह सवाल है कि आप उनकी डूबती नाव पर रहेंगे या नहीं। आप और मैं यूपी के 2 बड़े नेता हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम यूपी ले लेंगे। जहां यूपी गया वहां सारा देश। देखिए, मैं इंदिरा जी से बहुत खुश नहीं हूं। इमरजेंसी की वजह थी जो अब तक चुप था, और मुझे तो लगता है कि अब वक्त आ गया है उनके खिलाफ आवाज उठाने का। बहुत बढ़िया, लेकिन आप अकेले आने के बजाय बाकी नेताओं के साथ आओगे तो जनता पे बहुत दमदार असर पड़ेगा। इसके लिए आपको कांग्रेस के और भी बड़े नेताओं को समझाना होगा, जैसे बाबू जगजीवन राम। इंदिरा गांधी के बाद वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। अगर वो कांग्रेस छोड़ दें तो उसके बाद बाकी के सभी नेता इस बारे में सोचने लग जाए। लंबे समय से मैं उनको यही सलाह दे रहा हूं, लेकिन वो हर कदम बड़े सावधानी से उठाते हैं। कोई भी काम हो, जब तक वो हर स्थिति को तोल ना लें, कोई काम नहीं करते। कोशिश कीजिए, आज या कल उनको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इंदिरा जी के दिन हिंदुस्तान की राजनीति में पूरे होने वाले हैं। तब तक हम इंतजार करेंगे। चरण सिंह को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। 2 फरवरी को जगजीवन राम ने बहुगुणा के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जगजीवन राम का कांग्रेस छोड़ना एक बहुत बड़ा धक्का था इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आपके पास सैकड़ों दलित लीडर हैं। 77 में आपके पास लगभग कोई नहीं था, और उनकी जो एक इमेज थी वो इंडिपेंडेंस के पहले से संविधान सभा तक से जगजीवन राम एक तरह से दलित एक फेस है राष्ट्रीय आंदोलन का, वो सबके सामने रहे। बहुत बड़े बिहार तो था ही,
उनकी भूमिका भी रही एज खाद्य मंत्री। 71 के इलेक्शन में वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे। हाँ, तो ये सारे मिला के जगजीवन राम इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। जगजीवन राम के इस्तीफे ने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। अचानक कांग्रेस से कई बड़े नेता अब बाहर निकलने लगे थे। इनको मिलाकर जगजीवन राम ने एक नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी या CFD को जन्म दिया, जिसने कुछ ही दिनों में जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। बस 20 दिनों के भीतर देश के चुनाव एक तरफा हो चुके थे। देश के सभी बड़े नेता अब एकजुट खड़े थे और दूसरी तरफ थी सिर्फ इंदिरा गांधी। 1977 के चुनावों ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। पहली बार देश के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को सरकार से बाहर कर दिया था। संसद में कांग्रेस की सीटें 352 से सिमटकर केवल 153 रह गई थीं। उत्तर भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात में तो कांग्रेस खत्म ही हो गई थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी तो हारी ही। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव में पराजित हुए। रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी की जगह राजनारायण को चुनकर संसद में भेजा। राजनारायण भी भारतीय राजनीति के उस दशक में छोटे मोटे इतिहास पुरुष जरूर थे। राजनारायण को कोई चाणक्य कहता था, तो कोई मदारी और मस्खरा, तो कोई चरण सिंह का हनुमान। राजनारायण ने 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव हारकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दर्ज किया था, जिस पर अदालत ने तारीखी फैसला सुनाते हुए श्रीमती गांधी का चुनाव खारिज कर दिया था। जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी अपनी हार से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर जनता पार्टी अपनी जीत से जूझ रही थी। जनता पार्टी के लीडर्स ने इतनी बड़ी जीत की कोई अपेक्षा नहीं की थी। कांग्रेस पार्टी की इस करारी हार ने न केवल जनता पार्टी की एकमात्र विरोधी इंदिरा गांधी को हटा दिया था, बल्कि जनता पार्टी के एकजुट होने के कारण को भी खत्म कर दिया था। जो नेता कल तक एकजुट होकर इंदिरा गांधी को हराने में लगे थे, अब वो अपनी नई ताकत को बटोरने में लग गए थे। जनता पार्टी पावर के में आने के बाद जो अलग अलग उसमें ग्रुप थे, वो अलग अलग वो एक तो कोशिश कर रहे थे कि हमको ज़्यादा पावर मिले। हर एक ग्रुप चाहता था मुझे ये मिनिस्टरशिप मिल जाए या मुझे ये जो है पोजीशन मिल जाए। दूसरी वो अपनी अलग अलग नीतियाँ भी चलाना चाहते थे। अब जो जनसंघ वाले थे वो चाहते थे कि हम अपने जो हिंदुत्व टाइप जो व्यूज़ हैं वो एजुकेशन में लाएं, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में लाएं, तो ऐसी मिनिस्ट्रियों को कंट्रोल में रखना चाहते थे। कोई जो थे उनको दूसरे तरह के पावर में ज़्यादा। मोरारजी देसाई तो थे ही, खैर प्राइम मिनिस्टर वो बने, पर वो खुद भी बड़े एरोगेंट थे और किसी की बात सुनने वाले नहीं थे आसानी से। पार्टी के 3 दिग्गज नेता मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह अब प्रधानमंत्री बनने के सपने बुनने लगे, लेकिन इसके लिए जेपी के सपोर्ट की जरूरत थी। जेपी, जिन्होंने खुद कभी सरकारी पद पाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, अब देश के अगले किंग मेकर बन गए थे। देखिए, मोरारजी देसाई इस पार्टी के पुराने लीडर हैं। वो राजनीति में तब से हैं जब जगजीवन राम का नाम किसी ने सुना भी नहीं था, और मेरे लिहाज से इस देश का प्रधानमंत्री उन्हें होना चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मोरारजी भाई इतने सीनियर लीडर हैं, उन्हें राजनीतिक दलाल शोभा नहीं देता, और देश के राष्ट्रपति तो वही बनेंगे, और प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी पिछड़े वर्ग के हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति के हुए तो देश की तरक्की के लिए कितना फायदेमंद होगा। ठीक कह रहे हैं आप। ये वही जगजीवन राम है जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी का साथ दिया था। हाँ, वही जगजीवन राम
जिन्होंने आखिरी वक्त पर कांग्रेस छोड़कर उन्हें तबाह कर दिया। आप क्या समझते हैं कि वो तमाम पार्टी वर्कर जिन्होंने कई महीने जेल में काटे एक ऐसे नेता का साथ देंगे जो इमरजेंसी के खिलाफ उनके साथ काम कर रहा था? अरे भाई, जेल तो हम भी तो गए थे। सुनिए, इन बातों से कोई फायदा नहीं। अभी मैंने अपना निर्णय नहीं लिया है, मुझे वक्त चाहिए। हालांकि आखिरी निर्णय जेपी के हाथों में था, लेकिन देश की बदलती राजनीति में अब जेपी भी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उन्हें उसी को चुनना था जिसे पार्टी में सबसे ज्यादा समर्थन हासिल हो। इसके बिना जनता पार्टी के बिखर जाने का खतरा था। जहां जगजीवन राम की सीएफडी केवल जेपी का ही समर्थन कर रही थी, कांग्रेस ओ मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री देखना चाहती थी, तो बीएलडी अभी भी चरण सिंह के पीछे खड़ी थी। जबकि गठबंधन के छोटे दल यानी जनसंघ और सोशलिस्ट इन तीनों नेताओं के बीच बंटे हुए थे और इस मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए जेपी अकेले काफी नहीं थे। देश को अब जरूरत थी एक और किंग मेकर की। मोरारजी देसाई एक बड़े प्लेयर थे, चौधरी चरण सिंह एक बड़े प्लेयर थे, जयप्रकाश नारायण के अंडर में सब लोग काम कर रहे थे। बीजेपी के भी दो लीडर्स उस वक्त भी उतने ही प्रोमिनेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये सब लोग कहीं न कहीं कोई न कोई एक भूमिका तलाश रहे थे। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो ये सरकार नहीं बनेगी। मोरारजी और जगजीवन राम दोनों एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनते देखने से पहले इस पार्टी को ले डूबेंगे। ये समझते हैं इंदिरा गांधी अब खत्म हो गई है और अब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन इनको इस बात का अंदेशा नहीं है कि किसी भी कमजोरी के बाद वो वापस आ सकती है। चौधरी जी, मुझे तो इस समस्या का बस एक ही समाधान नजर आता है। आप अपना नाम वापस खींचकर मोरारजी देसाई को सपोर्ट करो। बदले में आप देश के किंग मेकर बन सकते हैं। मोरारजी और आप नेहरू और पटेल की भूमिकाएं निभा सकते हैं। मोरारजी ऐसा होने देंगे? वो चाहे होने दे या ना होने दे, सारे देश में सबको ये पता रहेगा कि पार्टी में असली ताकत किसके पास है। आखिरकार चौधरी चरण सिंह ने किंग की जगह किंग मेकर का पद स्वीकार कर लिया। उनके फैसले के कुछ ही घंटों बाद जेपी ने भी मोरारजी को अपना समर्थन देकर देश के अगले प्रधानमंत्री का पद पक्का कर दिया। पार्टी में मोरारजी के इतने समर्थन के खिलाफ जगजीवन राम भी कुछ नहीं कर पाए। देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने मार्च 1977 को शपथ ली। अपनी इच्छा के अनुसार चरण सिंह देश के नए गृह मंत्री बनाए गए। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या चरण सिंह मोरारजी के लिए एक सशक्त सहयोगी बन पाएंगे, जैसे कि कभी नेहरू के लिए सरदार पटेल रहे थे। इंदिरा गांधी की अपनी जो ओपोजिशन थी और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया इस पीरियड में, उन्होंने करेज दिखाई, उन्होंने एक दिखाया कि मैं हार में जो है मैं घबरा नहीं जाती हूँ, और जो नए टाइप का पॉलिटिक्स उन्होंने फिर से शुरू किया, मुझे लगता है उसका लोगों के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। इसीलिए वो 3 साल के अंदर वापस आ गई। जहां जनता पार्टी के नेता अपनी नई ताकत के बूते पर आपस में जूझ रहे थे, वहीं एक नेता अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की ताक में थी। इंदिरा गांधी न सिर्फ सरकार बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी हाथ धो बैठी थी। कांग्रेस पार्टी के आखिरी दिग्गज नेता वाईबी चव्हाण, जो 15 साल से देश के इस सत्ता पलट को दूर से देख रहे थे, अब अपनी ताकत को बढ़ाने में लग गए। इंदिरा गांधी की हार के तुरंत बाद ही चव्हाण ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पार्टी में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया।
भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी भी अब उनके काबू में नहीं रह गई थी। इंदिरा गांधी अब बिल्कुल अकेली थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उनकी सरकार का भविष्य चौधरी चरण सिंह के हाथों में था। चौधरी चरण सिंह के रहमो करम पे थी जैसे उनकी सरकार। सत्ता के नए दावेदार अब नए मौकों के इंतजार में थे। एक नया किंग मेकर था, एक नया किंग था, लेकिन साथ ही हो रही थी देश में एक नई तरह की राजनीति भी। पहले जोड़ तोड़, उठा पटक, षड्यंत्र समीकरण सब पर्दे के पीछे होते थे, लेकिन जनता पार्टी की इस नई सरकार में सब कुछ सार्वजनिक था। जो होता था खुलेआम होता था। नए दौर की बदली हुई राजनीति में किंग मेकर भी अपनी पुरानी भूमिका से न संतुष्ट था, न प्रसन्न था, न स्वयं को वहां तक सीमित रखना चाहता था। शुरू होने वाला था अब सत्ता संघर्ष का एक नया दौर, षड्यंत्रों, समीकरणों और उठापटक का एक नया अध्याय, जिसमें किंग मेकर खुद किंग बनना चाहता था। लेकिन यह कहानी किंग मेकर के अगले अंक